सो जय हिंद एवरीवन। दोस्तों स्वागत है आप सभी का रोजगार इन डिफेंस में। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, जब आप क्लास 9th पे जाते हैं और आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है अगर आप आरएमएस स्कूल जाना चाहते हैं, जिसको हम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी के नाम से भी जानते हैं, है ना। अब इस पेपर को क्रैक करने के लिए हमारे पास डिफरेंट क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। तो मैं आज आपके बीच क्या लेके आया हूं, फिजिक्स के क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर आप क्लास 9th में चाहते हैं आरएमएस में एंट्रेंस होना, तो ये एक प्रीवियस ईयर पेपर है। इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि हमारे पेपर का लेवल कैसा होता है, और ये मैं आप लोगों के बीच डिस्कस करने वाला हूं, जो कि टोटली कौन सी क्लास का है, 9th क्लास के लिए है। किस चीज का है, फिजिक्स का है, ठीक है। तो फिजिक्स आपको पढ़नी पड़ेगी अगर आपको आरएमएस में जाना है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपको एनडीए में जाना होता है तो उसमें भी हमारी फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये यहीं से बेसिकली जब आप एंट्रेंस करके आरएमएस में जाएंगे तो वहां से भी आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स के क्वेश्चन भी आएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन हमारे पास कितने क्वेश्चन फिजिक्स के थे। तो देयर वर टोटल 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हमारे पास फिजिक्स के थे, जो डिफरेंट चैप्टर से आए हुए थे। मल्टीपल चॉइस ये पेपर है, मल्टीपल चॉइस यहाँ पर क्वेश्चन है, यानी कि हमारे पास मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू, यानी कि 4 ऑप्शन होंगे हर एक क्वेश्चन का, और हर एक प्रश्न यानी कि हर एक क्वेश्चन में से जो 4 ऑप्शन होंगे उसमें से एक हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए मैं आप लोगों के बीच डिस्कस करता हूं प्रीवियस ईयर पेपर का, जो क्लास 9th का था, जब आप आरएमएस के लिए एंट्रेंस एग्जाम देंगे, यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का, सब्जेक्ट फिजिक्स। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहां पर है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इंडिकेट्स दैट इट्स वैल्यू, यानी कि वो यहां पर बात कर रहा है एक्सेलरेशन की। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है सर, सबसे पहले हम इस पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटी दोस्तों वो होती है जिसके पास डायरेक्शन होती है। अब किसी के पास डायरेक्शन होगी तो वो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी। हम फिजिक्स में ऐसा नहीं बोल सकते ना कि कोई बॉडी उधर जा रही है या इधर आ रही है ना। हम बार बार तो इधर उधर नहीं लिखेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके आगे कोई किताब पढ़ी है और मैं बोलूँ अपनी तरफ खींचो तो आप अपनी तरफ उठा लोगे, और मैं कहूँ अपने से दूर करो तो आप उसे अपने से दूर कर लेंगे। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर समझाना हो, या किताबों में समझाना हो, या बुक्स में समझाना हो, तो मैं ऐसा तो नहीं लिखूंगा कि अपने से दूर कर दो, अपने के पास कर दो। बार बार तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे। यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्शंस देंगे। डायरेक्शन देने के लिए हमारे पास क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होंगी, यानी कि हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। अब अगर किसी चीज के पास डायरेक्शन है, अगर किसी चीज के पास डायरेक्शन है तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। और क्योंकि डायरेक्शन है तो यहां पर याद रखिएगा वो चीज जीरो भी हो सकती है, यानी कि एक्सेलरेशन जो हो सकता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों तरीके का हो सकता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिससे यह पता लगता है कि इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सिंपल सा जवाब था। वेक्टर सुनते ही आपके दिमाग में एक एग्जांपल आ जाना चाहिए कि भैया ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है। जब हम इस पर चर्चा करेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि वेक्टर में कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव, कब जीरो होता है एक्सेलरेशन। सो सिंपल सा इसका क्वेश्चन था, सिंपल सा इसका आंसर हमारे पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, Two boys A and B are applying force on a block, ठीक है। If the block moves towards the boy A, which one of the following statement is correct? अब इसको इस तरीके से आप सोचिए कि ये एक ब्लॉक है और आप यहां से इसको धक्का मार रहे हो। सिमिलरली आपका एक दोस्त और है, वो भी मार रहा है धक्का। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है दो लड़के हैं ए बी, ये दोनों के दोनों इस ब्लॉक पे धक्का दे रहे हैं। अब ये ब्लॉक पे धक्का देने के बाद हुआ क्या, ये ब्लॉक जो है ए की तरफ चलने लगा। तो इसको ऐसे इमेजिन करते हैं दोस्तों कि आपके सामने एक टेबल पड़ा है। अब आप अपने दोस्त को बोलो वहां से तू धक्का दे, यहां से मैं धक्का देता हूं। आपने यहां से धक्का दिया, वहां से आपके दोस्त ने धक्का दिया, और वो टेबल आपकी तरफ आ गया। यानी कि किसने ज्यादा जान लगाई, आपके दोस्त ने। आप ये तो बोलोगे अरे हल्का दब जाऊंगा, मेरे पैर पे लग जाएगी। यानी कि हो क्या रहा है, आपके दोस्त ने ज्यादा जान लगाई। उसी तरीके से इस क्वेश्चन को देखिए, ए ने भी धक्का दिया, बी ने भी धक्का दिया, लेकिन ए की जान थोड़ी कम थी, यानी कि ए का फोर्स थोड़ा कम था, जिसके कारण बी ने जो धक्का दिया वो ज्यादा दिया और ब्लॉक ए की तरफ मूव करता है
है ना। तो क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि ब्लॉक जो है ए की तरफ चलने लगा। अब इससे क्या पता लगता है, इससे सिंपल सी बात पता लग गई कि बी ने ज्यादा जान लगाई होगी और ए ने कम लगाई होगी। अब जान को यानी कि बल यानी कि फोर्स यानी कि ताकत किसने ज्यादा लगाई, बी ने। तो हम यहां पर स्टेटमेंट में कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए इज ग्रेटर। नहीं, ए का तो ज्यादा नहीं था, अगर ए का ज्यादा होता तो बॉक्स इधर जाता, तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए इज स्मॉलर, बिल्कुल जो बल यानी कि जो फोर्स ए लगा रहा है वो कम लगा रहा है, जिसके कारण बी का फोर्स ज्यादा था और बॉक्स ए की तरफ आ गया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज टुवर्ड्स बी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। नेट फोर्स मतलब होता है इसने भी जो फोर्स लगाया और इसने भी जो फोर्स लगाया, अगर इन दोनों का फोर्स लगता और नेट निकलता तो बॉक्स तो तब भी ए की तरफ जा रहा है। क्वेश्चन तो ये कह रहा है, यानी कि हमारा आंसर ये नहीं होगा। और ऑप्शन डी कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए इज इक्वल टू दैट ऑफ बी। अगर इन दोनों का फोर्स बराबर होता, यहां से मैं भी बराबर जान लगा रहा हूं, यहां से मेरा दोस्त भी बराबर जान लगा रहा है, तो अगर हम दोनों के दोनों बराबर जान लगाएंगे तो वो बॉक्स क्यों ही मूव करेगा, यानी कि वो बॉक्स मूव नहीं करेगा। तो ये बात भी गलत है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि बॉक्स तो एक ही तरफ चला है। तो यहां से हमें क्या समझ में आता है, यहां से हमें सिंपल सी बात समझ में आती है कि बी ने ज्यादा जान लगाई थी इसलिए बॉक्स ए की तरफ आ गया। सिंपल, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहां पर एकदम करेक्ट हो जाता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। दो कंप्रेशन और दो रेयरफैक्शन के बीच की दूरी। कंप्रेशन क्या होता है दोस्तों? कंप्रेशन मतलब किसी चीज को कंप्रेस कर देना, पिचकाना, यानी कि जब सारे पार्टिकल पास पास होंगे। फॉर एन एग्जांपल, आपके पास एक स्प्रिंग है, आपने उसको कंप्रेस कर दिया, पिचका दिया, तो सारे कण पास पास। रेयरफैक्शन क्या होता है? जब आपने वो स्प्रिंग खींच दी, यानी कि सारे कण सारे पार्टिकल दूर दूर। तो जब सारे पार्टिकल पास पास, इस रीजन को कहते हैं कंप्रेशन। जब सारे पार्टिकल दूर दूर, इसको कहते हैं रेयरफैक्शन। फिर आपने स्प्रिंग पिचका दी तो कंप्रेशन, और फिर आपने वो स्प्रिंग खींच दी तो रेयरफैक्शन। वो कह रहा है दो कंप्रेशन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन इज नोन एज वेवलेंथ। इसको हम वेवलेंथ लैम्डा कहते हैं। And the distance between the two successive rarefaction is also known as wavelength, यानी कि वेव की लंबाई। तो यहां पर हमसे पूछा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन, दो कंप्रेशन के बीच की दूरी या दो रेयरफैक्शन के बीच की दूरी, इसको क्या कहते हैं? एक वेवलेंथ। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सबसोनिक साउंड इज, सबसोनिक साउंड, अब यहां पर वर्ड है सबसोनिक। तो सबसोनिक मतलब क्या हो गया? देखो, हम लोग सुन सकते हैं, हाँ बिल्कुल सुन सकते हैं, लेकिन हम लोग सारी फ्रीक्वेंसी नहीं सुन सकते। हम लोग जो फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं उनको कहते हैं ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी। ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी जो होती है, ठीक है, ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी जो सुन सकते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको हम बेसिकली कहते हैं सुनने वाली ना, वो हो सकती है 20 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से कम और 20 हर्ट्ज से ज्यादा। ये हम सुन सकते हैं, यानी कि ये हमें सुनाई देती है। मैं इसको हिंदी में लिख रहा हूं, ठीक है, सुनाई देती है, ये हम सुन सकते हैं। दीज आर ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी। यानी कि 20 हर्ट्ज से ज्यादा, 20,000 हर्ट्ज से कम। देखो 20 किलो का मतलब क्या होगा? 20 और 1 किलो के अंदर आप सभी को पता है 1000 होता है, यानी कि 20,000। ठीक है, हम इनके बीच में सुन सकते हैं। अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी हो गई तो वो हम नहीं सुन सकते, जिनको हम इंफ्रासोनिक कहते हैं। और अगर इनसे ज्यादा हो गई तो वो भी हम नहीं सुन सकते, जिनको हम अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। ठीक है, तो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा अल्ट्रासोनिक, 20 हर्ट्ज से कम इंफ्रासोनिक, और इन दोनों के बीच ऑडियोबल जो हम सुन सकते हैं। तो जो भी 20 हर्ट्ज से कम होगी उनको एक और नाम कहते हैं सबसोनिक। 20 हर्ट्ज से कम जो फ्रीक्वेंसी होती है उनको हम सबसोनिक कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी ये बात हमारे पास आ गई।
सिंपल सी बात है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, आपने एक सुपरसोनिक सुनी होगी। सुपरसोनिक कौन होती है? जो स्पीड ऑफ साउंड से तेज चलती है। यानी कि मान लो ये पूरी की पूरी हवा है और मैं कुछ बोल रहा हूं, तो मेरी जो साउंड है वो कुछ स्पीड से चलेगी। तो जो मेरे साउंड की स्पीड है कहां पे दोस्तों? एयर में। किसमें? एयर में, हवा में, वायु में। वो होती है 340 से 344 मीटर पर सेकंड। हम इतना लेके चलते हैं, ठीक है। टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है, इसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे। पर याद रखना, तो अगर कोई आपकी साउंड यानी कि कोई ऐसी तरंग है, कोई ऐसी ध्वनि है जो इससे ऊपर चल जाए, उसको हम क्या बोल देंगे? उसे हम सुपरसोनिक कह देंगे, ठीक है। यानी कि उसकी स्पीड 340 या 344 यानी कि 344 या 340 से ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सबसोनिक यानी कि लेस देन 20 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिराज। मिराज इज ड्यू टू। अब मिराज क्या होता है? मिराज का मतलब होता है मृग तृष्णा, हम इसे हिंदी में कहते हैं। मिराज, मिराज में क्या होता है? कंफ्यूजन होता है ना। आप कहां पे हो? आप स्कूल जा रहे हो, आप देखते होंगे रोड में, आप देखते होंगे कुछ पानी सा उड़ता हुआ नजर आ रहा है गर्मियों के दिन में। तो जब आप रेगिस्तान में होंगे तो आपको क्या दिखेगा कि वहां पर दूर कहीं पानी है। आप वहां पर भाग के गए, देखा वहां पर पानी नहीं है, तो इस इल्यूजन को मिराज कहते हैं। इस जो ये बेवकूफ हम बन गए ना, इसको मिराज कहते हैं, ठीक है। अब ये मिराज क्यों बनता है? मिराज बनता है भीषण गर्मी पड़ने के कारण। तो गर्मी से होता क्या है सर? गर्मी से दोस्तों ऐसा होता है कि हमारा जो वातावरण है ना, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसमें अलग अलग गैस होती हैं। तो अलग अलग गैस ना अनइवन गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है। और हीट जो ज्यादा हो जाएगी उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। याद रखना छोटी सी बात, अगर कोई चीज हॉट है तो उसकी डेंसिटी कम है। सर आप कैसे कह सकते हो? अच्छा, दिवाली का पैराशूट तो सभी ने उड़ाया होगा। जब एक छोटी सी मोमबत्ती हम उसमें जलाते हैं, पूरा पैराशूट आसमान में उड़ जाता है। सर मोमबत्ती जलाने से यानी कि एक आग जलाने से वो पैराशूट कैसे चला गया? तो वो पैराशूट क्या करता है, जब हम हीट करते हैं तो आसपास की एयर को गर्म कर देता है। और जब आसपास की वायु यानी कि एयर गर्म होगी तो ये लाइट हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, और हल्की हवा ऊपर उड़ जाएगी। और हल्की को हम कहते हैं इसकी डेंसिटी है कम, यानी कि इसकी डेंसिटी कम हो गई। तो यहां पर भी क्या होगा, जब गर्मी पड़ेगी, सूरज की रोशनी पड़ेगी, धूप पड़ेगी, तो हमारे एटमॉस्फेयर में लेयर्स होती हैं, वो अलग अलग गर्म हो जाएंगी, यानी कि वायु, एयर अलग अलग गर्म हो जाएगी। अब ऊपर जो एयर है वो गर्म है, नीचे की एयर ठंडी है, क्योंकि ऊपर की हवा गर्म है तभी तो वो ऊपर उड़ गई, डेंसिटी इसकी कम है। और नीचे की एयर क्या है? ठंडी है, इसलिए नीचे बैठ गई। जब यहां पर डिफरेंस आया दो अलग अलग डेंसिटीज का, एक गर्म हवा एक ठंडी हवा, तो होगा रिफ्रैक्शन। क्या होता है? रिफ्रैक्शन। और इस रिफ्रैक्शन के कारण हमारे पास बनता है एक मिराज। तो मिराज कब बनता है? जब अनइक्वल हीटिंग होती है अलग अलग पार्ट्स की। अगर सेम हीटिंग होगी तो फिर सेम ही डेंसिटी होगी, तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो सेम हीटिंग नहीं होती, समान समान नहीं होगी, अलग अलग हीटिंग होगी। ऊपर की हवा गर्म, नीचे की हवा ठंडी, गर्म और ठंडी अलग अलग हीट हुई, तो डिफरेंट डिफरेंट हीट हुई, जिसके कारण मिराज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट और काफी देखे जाने वाली ये एक नेचुरल फिनोमिना है। बेसिकली हम हायर क्लास में पढ़ते भी हैं, मैं आपको इसके बारे में और भी चर्चा कराऊंगा। इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण बनाते हैं, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए, मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ अ बार मैग्नेट। अब जो एक बार मैग्नेट होता है वो होता है कुछ इस तरीके से कि एक तरफ होता है नॉर्थ पोल और एक तरफ होता है साउथ पोल। और आपसे पूछा जा रहा है इस सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा। तो नॉर्थ में और साउथ में यानी कि जो पोल्स होते हैं, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होता है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा मैक्सिमम, यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा मैक्सिमम। अब होगा क्या, जब हम इसे इन डेप्थ पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलता है, नॉर्थ से चलता है और साउथ की तरफ जाता है। कैसे चलता है? नॉर्थ से साउथ। तो बीच में ना ये पैरेलल हो जाती है रेज। तो यहां बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो मिलेगा हमें जीरो, यानी कि बहुत ही कम। तो हम यहां पे कहेंगे बिल्कुल यहां पर जीरो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा एट द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। चुंबक के केंद्र में बोल सकते हो आप, कैसा चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा? जीरो, ठीक है। हिंदी में मैं बता रहा हूं, यानी कि मैग्नेट के सेंटर में हमें जीरो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। अच्छा, मैक्सिमम पूछता तो कहां पे होता? मैक्सिमम होता पोल्स में। कौन से पोल्स? आइदर नॉर्थ और साउथ, कुछ भी हो सकता है।
नेक्स्ट कह रहा है अ पेंडुलम ऑसिलेट 20 टाइम्स इन 4 सेकंड, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। पेंडुलम ऑसिलेट करता है 20 बार। देखो ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, बहुत आसान होता है। देखो ये है एक पेंडुलम, ऑसिलेशन पढ़ते हैं। देखो ऑसिलेशन का मतलब वो एक, ये है एक पेंडुलम। ऑसिलेशन का मतलब क्या होगा, एक गया वापिस आया, फिर गया फिर वापिस आया, यानी कि एक बार यहां जाएगा, फिर यहां से वापिस आएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहां से वापिस आएगा। इसको कहते हैं एक ऑसिलेशन। हमसे पूछा है टाइम, हमसे क्या पूछा है, टाइम हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में। अब टाइम कैसे निकाला जाए सर, तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। उसने कहा 20 ऑसिलेशन ये कर रहा है 4 सेकंड के अंदर, 20 ऑसिलेशन 4 सेकंड के अंदर। अब बच्चों जो टाइम पूछा जाता है ना, टाइम पीरियड का मतलब होता है एक ऑसिलेशन करने का समय। क्या होता है, एक ऑसिलेशन करने के समय को हम टाइम कहते हैं। बहुत ही आसान है, ध्यान से समझना। टाइम हमसे पूछा है टाइम बताओ, ठीक है। एक ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लगता है टी 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 टी, बस वो हमारा टाइम है। तो यहां पे इसने कहा 20 ऑसिलेशन कर रहा है 4 सेकंड में। एक ऑसिलेशन कब करेगा, तो यहां पर सर 1 बन जाए तो काम बन जाए। मैंने इसे 20 से यहां डिवाइड कर दिया, क्योंकि 20 से 20 कट जाएगा तो कितना बचता है 1, और मैंने इसे 20 से यहां भी डिवाइड कर दिया, क्योंकि मैथ्स कहती है कि जो आप लेफ्ट साइड कर रहे हो वो राइट साइड भी करो। मैंने क्या किया, फिर मेरी बात समझना, मेरे को निकालनी है एक ऑसिलेशन की वैल्यू। किसकी, एक ऑसिलेशन की। तो एक ऑसिलेशन के लिए मैंने क्या किया, इसको बनाना है एक, तो एक बनाने के लिए डिवाइड बाय 20। देखो 20 से 20 कट जाएगा, यहां बच गया 1, एक ऑसिलेशन। तो यहां पर भी 20 लगा दो, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, यानी कि एक ऑसिलेशन होगा आपका, 1 ऑसिलेशन हो जाएगा आपका 1/5 सेकेंड में। और 1/5 सेकेंड को क्या कहते हैं सर, आओ डिवाइड करें। अच्छा याद रखना, ये जो न्यूमरेटर है ये अंदर होता है और ये डिनोमिनेटर बाहर, ठीक है। इसका मतलब है 1 को 5 बराबर हिस्सों में बांटना। तो 0 पॉइंट लगा के एक 0, 5 2 जा 10, एंड यहां पर ये हो जाएगा कैंसिल, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.2 सेकेंड। यानी कि एक ऑसिलेशन कितने सेकेंड में हो रहा है, 0.2 सेकेंड, और यही हमारा टाइम है। तो टाइम का मतलब क्या होता है, एक ऑसिलेशन कितने सेकेंड में, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास कौन सा डिवाइस होता है, तो देखिए बैरोमीटर आपने देखा होगा, ये एटमॉस्फेयर को बताता है। बैरोमीटर में रीडिंग होती है, मर्करी अप और डाउन चलता है, उसके हिसाब से हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पता लग जाता है। तो बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बताएगा। अब सर एल्टीमीटर क्या होता है, तो एल्टीमीटर मतलब होता है एल्टीट्यूड। तो ये हाइट मेजर करता है, क्या मेजर करता है, हाइट। किसी ऊंचाई को मेजर करने के लिए आप एल्टीमीटर यूज करते हो। फैदोमीटर क्या करता है, तो फैदोमीटर डेप्थ नापने के काम करता है। जनरली हम सी में यूज करते हैं, ओशंस में कितनी गहराई है, बट ये डेप्थ नापने का काम करता है। क्या, गहराई। देखो दोनों में फर्क है, ऊंचाई हमेशा नीचे से ऊपर देखी जाती है, इतना ऊंचा, और डेप्थ हमेशा ऊपर से नीचे देखी जाती है, इतना गहरा। तो एल्टीमीटर ऊंचाई नापने के लिए और फैदोमीटर गहराई नापने के लिए। और आता है एमीटर, तो ये नापता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। एमीटर क्या मापता है, इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे ही अगर आपके पास वोल्ट मीटर आ जाए, तो वोल्ट मीटर नापता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम वोल्टेज कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, वोल्टेज। ऐसे ही आपके पास स्पीडोमीटर आ जाएगा, तो स्पीड को मेजर करता है। ओडोमीटर आ जाए तो आपकी गाड़ी में डिस्टेंस बताता है, ओडोमीटर। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास डिवाइसेस होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर बैरोमीटर, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं। द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज रिफर्ड टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब आपने न्यूटन का थर्ड लॉ तो पढ़ा ही होगा, और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एक एक्शन ने किया और एक रिएक्शन हो गया। अब एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं, मानो आपने इस बॉडी पर एक्शन किया तो इस बॉडी ने आप पर रिएक्शन किया,
याद रखना दोस्तों, एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पर नहीं लगते, अलग अलग बॉडी पर लगते हैं, तभी जाके ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं। अगर ये दोनों के दोनों एक ही बॉडी पे लग रहे हैं कि एक्शन बीसी पे रिएक्शन बीसी में, तो कट कर देंगे। तो ये उंगली इस पे एक्शन कर रही है, तो ये उंगली इस पे रिएक्शन कर रही है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। या आपसे कई बार इंटरव्यू में भी सवाल पूछा जा सकता है, ऑन डिफरेंट बॉडीज। सो ये हमेशा डिफरेंट बॉडीज पे लगता है, दैट्स व्हाई दे डोंट कैंसिल ईच अदर, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती। तो मस्ट एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, ठीक है। जैसे हम चल रहे हैं तो चलते हुए हम एक्शन करते हैं जमीन पर और जमीन हम पर रिएक्शन करती है, इसलिए हम चल पा रहे हैं। अब ये इक्वल होते हैं, अपोजिट होते हैं, बात तो सही है। तो सर ये तो एक दूसरे को काट देंगे, नहीं, क्योंकि एक्शन मैं जमीन पे कर रहा हूं एंड रिएक्शन मुझ पर हो रहा है, दोनों अलग अलग बॉडीज है, ठीक है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती। नेक्स्ट है मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग। अब आपके स्कूल में ना, आपके स्कूल में या हो सकता है आपके कोई बड़े भैया हो, दीदी हो, जिन्होंने चश्मा पहना होगा, तो कहीं ना कहीं आपके स्कूल में भी अगर मैं बात करूं तो आपके स्कूल में आपके फ्रेंड को ब्लैक बोर्ड देखने में प्रॉब्लम होती होगी। तो मैम क्या करती है कि अच्छा पीछे मत बैठो, तुम आगे बैठ जाओ। आप एक काम करो, पीछे मत बैठो, आगे बैठ जाओ। कारण क्या है? क्योंकि वो पीछे बैठेगा तो उसको दूर का नहीं दिखता, तो दूर का नहीं दिखता, हम ऐसे थोड़ी लिखेंगे कि दूर का नहीं दिखता, तो उस वाले डिफेक्ट को हमने मायोपिया कहा। एक ऐसा पर्सन जिसको दूर का नहीं दिखाई देता, उसका मतलब उसे मायोपिया है। क्या होता है ये? दूर का साफ नहीं दिखता। क्लियर? तो दूर का साफ नहीं दिखता, इसका मतलब इसे मायोपिया है। और मायोपिया के लिए हमारे पास कॉनकेव लेंस होता है एक करेक्टनेस के लिए यूज। कॉन्वेक्स होता है हाइपरमेट्रोपिया के लिए, जिसको पास का नहीं दिखता। हाइपरमेट्रोपिया जिसको पास का नहीं दिखता, जिसको किताबें पढ़ने में दिक्कत हो जाती है, चश्मा पहनता है, पास का ना दिखना। पास का साफ नहीं दिखता, या पास का दिखता ही नहीं है बेसिकली, पर वैसे हम साफ ही बोलेंगे, पास का साफ नहीं दिखता। ठीक है, तो हम यहां पर कैसा लेंस यूज करेंगे? कॉनकेव मायोपिया के लिए और हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स। सिंपल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। प्योर वाटर इज अ डैश कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर प्योर वाटर है, प्योर वाटर, तो प्योर वाटर यानी कि शुद्ध पानी, इसके अंदर कोई सा भी आयन नहीं होगा, इसके कोई भी मिनरल प्रेजेंट नहीं होगा, इसके अंदर कोई सा भी मिनरल नहीं होगा। मिनरल आपने सुना होगा ना, और पानी पीने का कोई फायदा नहीं होता अगर मिनरल्स नहीं है। हम पानी क्यों पीते हैं? क्योंकि हमें मिनरल्स मिले, कैल्शियम है ना, और बेसिकली छोटी छोटी जो भी मिनरल्स होते हैं वो हमें मिले। तो यहां पर कोई मिनरल नहीं होगा, और कोई मिनरल नहीं होगा सर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि इसके अंदर आयन नहीं होंगे, करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, क्योंकि करंट को अगर फ्लो करना है, बिजली को अगर फ्लो करना है, तो चाहिए होते हैं आयंस। तो हम कहेंगे इट इज अ बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर है, इससे करंट नहीं चलता। ठीक है, तो प्योर वाटर एक बैड कंडक्टर होता है, इससे बिजली या इलेक्ट्रिक करंट नहीं चलता। ठीक, छोटी सी बात है। अब कोई चीज बैड कंडक्टर है, इसका मतलब क्या है? उस पर करंट डालोगे, इधर उंगली रखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट ही नहीं लगेगा। जैसे लकड़ी से नहीं लगता, प्लास्टिक से नहीं लगता। लेकिन याद रखना, प्योर वाटर, रेन वाटर नहीं, ठीक है, नलके का पानी नहीं, प्योर वाटर, जिसको हम डिस्टिल वाटर भी हम कह सकते हैं। अडाइन या वन डाइन जो यूनिट है फोर्स की, वो किसके इक्वल है? तो ये बात समझने के लिए ना आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है। 1 न्यूटन क्या होता है? 1 न्यूटन होता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। सर ये कहां से आया? तो F इज इक्वल्स टू ma हमने पढ़ा है, न्यूटन का सेकंड लॉ। तो मास की यूनिट होती है kg और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम 1 न्यूटन कहते हैं। क्लियर है? अब सर यहां पर क्वेश्चन तो डाइन पूछा है, हाँ बिल्कुल पूछा है, तो आपको ध्यान देना है, एक डाइन जो होता है वो न्यूटन की सीजीएस यूनिट होती है। सर सीजीएस यूनिट क्या होती है? सीजीएस यूनिट होती है जब हम इस किलोग्राम को ग्राम में, जब हम इस मीटर को सेंटीमीटर में चेक करते हैं, तो जो यूनिट हमारे पास बनती है वो बनती है सीजीएस यूनिट। यानी कि ये हमारे पास है MKS यूनिट।
क्लियर। तो MKS यूनिट हो गई केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर और CGS यूनिट हो गई हमारे पास डाइन। अब इस डाइन को CGS में बोला तो कैसे बोलेंगे, देखो केजी का मतलब हो जाएगा ग्राम, इस 1 केजी का मतलब हो गया ग्राम, मीटर का मतलब हो गया सेंटीमीटर, और सेकंड में ना कोई छिड़खानी नहीं, वैसे का वैसे ही। तो एक डाइन 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। अब क्वेश्चन ये है कि इन्होंने ग्राम में तो दिया है पर माइनस में दिया है, यानी कि ये हमसे कुछ और पूछना चाहते हैं। तो ये हमसे एक रिलेशन निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, रिलेशन। कैसे निकालें सर, देखो कितना आसान है, कितना ही आसान हो गया। देखो हमने कहा कि ये पूरा का पूरा एक डाइन है और हमसे पूछा है एक डाइन में कितने केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक डाइन में। तो हम एक काम करते हैं, हम एक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में देख लेते हैं कितने ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को परिवर्तित कर देते, कन्वर्ट कर देते। तो आप सभी को छोटी सी चीज पता होगी कि 1 किलो के अंदर होते हैं 1000 ग्राम, तो मैंने इस केजी को बदल के ग्राम कर दिया। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। अब देखो ये पूरा अपॉन ऐसे ही और नीचे सेकंड का स्क्वायर। आप इस चीज को ऐसे ही लिखें, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये 10 टू द पावर 5 0 7 आ जाएंगे, ग्राम सेंटीमीटर 7 हो जाएगा और सेकंड की पावर यहाँ पर बन जाएगी। हमसे तो सर एक डाइन में पूछा है, क्या इतने को पूरे को एक डाइन नहीं कहते? हाँ सर कहते हैं। क्या इतने, देखो 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ये पूरा, इसकी जगह हम एक डाइन लिख दें? हाँ सर लिख देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख दूं, अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख दूं कि 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर, और देखो ये 10 टू द पावर 5 मैं इसके नीचे भेज दूं क्योंकि इक्वल टू है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे भेज दूं, तो ये बन जाएगा 1/10 टू द पावर 5 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हम मैथ्स तो जानते ही हैं कि जब ये पावर ऊपर जाएगी तो बन जाती है माइनस की पावर। तो ये हमारा आंसर बन गया, यानी कि ये आएगा हमारे पास 10 टू दी पावर -5 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल। हमने यहाँ पर पूरा बेसिक जाना, बेसिक के बाद हमने देखा कैसे हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। तो 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर हो जाएंगे 10 टू दी पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस पूरे को ही तो एक डाइन कहते हैं, तो हमने यहाँ पर एक डाइन छोड़ दिया। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो ये 10 टू दी पावर 5 नीचे चला जाएगा, तो ये बन गया 1/10 टू दी पावर 5। जब ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस का 5। आंसर आ गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन इन वैक्यूम, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द फॉल। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमने यहां पर एक वस्तु को छोड़ दिया और वस्तु आ रही है नीचे की तरफ ऐसे ग्रेविटी के साथ, तो कौन सी चीज हमेशा समान रहेगी? तो याद रखिएगा यहां पर पोटेंशियल एनर्जी होती है मैक्सिमम, यानी कि यहां पर होगी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और यहां पहुंचने पर होगी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी काइनेटिक एनर्जी में। तो सर सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर मैकेनिकल एनर्जी सेम रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी को जोड़कर और काइनेटिक एनर्जी को जोड़कर हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। तो जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही होगी तो यहाँ पर टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होगी, यानी कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी। देखो यहाँ पर पोटेंशियल धीरे बदलते 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 किस में आ गई? काइनेटिक में। तो पोटेंशियल तो सेम रही ही नहीं, काइनेटिक चेंज हो गई। तो हुआ क्या? पोटेंशियल काइनेटिक में बदल गई, लेकिन सारी की सारी बदल गई। तो आप यहां पर ध्यान से देखना, सारी काइनेटिक में भी बदल जाए चाहे सारी पोटेंशियल में बदल जाए, मैकेनिकल एनर्जी तो सेम रहेगी। तो याद रखना, जब कोई बॉडी ऊपर से गिरती है, कहीं पर भी गिरे, तो मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन अ स्केल।
तो कह रहा है अर्थक्वेक की जो पावर हम चेक करते हैं कि अर्थक्वेक कितना तीव्र आया था, कितना ज्यादा खतरनाक आया था, वो कैसे बता सकते हैं? तो हमारे लिए होता है रिचर स्केल। ठीक है, रिचर स्केल से हम क्या देखते हैं? अर्थक्वेक यानी कि भूकंप को देखते हैं, इसने कितना डिस्ट्रॉय किया, इसकी पावर कितनी ज्यादा थी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एंड लास्ट क्वेश्चन जो हमारा था इस एग्जाम का वो ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनर्जी इज करेक्ट? एनर्जी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आप सबने पढ़ा होगा कि एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है। कैसी रहती है? कंजर्व्ड। अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था, कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है? ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं, ना हम एनर्जी को मिटा सकते हैं, यानी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बस सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एनर्जी का कंजर्वेशन पूछा जा रहा था, यहां पे यही पूछ रहा था कि कौन सा यहां पर करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यही है। देखो पहला कह रहा है एनर्जी कैन बी क्रिएटेड, तो एनर्जी को तो बनाया ही नहीं जा सकता। एनर्जी कैन बी क्रिएटेड बट नॉट डिस्ट्रॉय, नहीं, एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है ना। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड बट कैन बी डिस्ट्रॉयड, फिर यहां पर गलत दे दिया। तो यहां पर कह रहा है एनर्जी कैन बी क्रिएटेड, गलत, यहां पे कह रहा है कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो हमारा ऑप्शन सही है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो ये थे आपके पास 15 क्वेश्चन जो आरएमएस के एंट्रेंस एग्जाम से आपसे पूछे थे। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। दोस्तों सभी को समझ में आते हैं, लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों को भेजें जो इस साल आरएमएस का एग्जाम देने वाले हैं और प्रिपेयर करने वाले हैं। मिलता हूं आपको अगली क्लास में केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।